देखिए पिछले टर्म में या पिछले लेक्चर में जो कल हुआ था हम लोगों का, तो उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र संख्या 5 के सिलेबस का विश्लेषण हम लोगों ने किया था। आज प्रश्न पत्र संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 6 के भी जो मार्क्स है वो जीएस के अन्य प्रश्न पत्रों के ही समान, अर्थात 200 मार्क्स का ये होता है। इसमें 125 शब्द के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 200 शब्दों के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह इसका विभाजन होता है। अब इसके सिलेबस को देखते हैं। इसके सिलेबस को अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखिए तो वैज्ञानिक तरीके के मुख्य 4 भाग, और अगर कमीशन ने जिस टेक्निकल दृष्टि से इसको विभाजित किया है उस तरह से इसमें 23 यूनिट्स बनती है। तो जो 23 यूनिट्स है कमीशन आयोग के अनुसार, उसको हम लोग बात के देखते हैं। पहले देखते हैं इसके मुख्य घटक क्या है। तो 4 भागों में जो ये विभाजित है वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने पर समझ में आता। देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इस प्रश्न पत्र की 11 यूनिट से समर्पित है। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो उत्तर प्रदेश में कृषि एवं वानिकी। वानिकी माने वन से संबंधित विज्ञान या वनीकरण, वन की स्थितियां। तो कृषि एवं वानिकी के 5 यूनिट समर्पित है। तो इस तरह 11 5 16 यूनिट ये हो गए। उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं पर्यावरण, 6 यूनिट इसको समर्पित है। और उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 1 यूनिट, इसकी है यूनिट नंबर 21। और इस तरह से 23 यूनिट्स होती है। अब कमीशन टेक्निकल दृष्टि से इसको विभाजित किया 23 यूनिट्स में। तो एक एक करके यूनिट देखते हैं और उसका महत्व या किस तरह से क्या है इस मुद्दे को हम लोग देखते हैं। देखिए, आयोग के अनुसार प्रश्न पत्र संख्या 6 के भाग। तो पहली जो इकाई है इसमें क्या, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, ये है सिलेबस की हेडिंग। तो इससे तो कोई प्रश्न बनेगा नहीं। अब आगे आते अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला भाग है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अभी ये पूछा नहीं गया है लेकिन 12 नंबर का सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 12 मार्च का 200 शब्दों का। तो इसमें क्या है, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, जैसे एकदम बिल्कुल मोटी सी आउटलाइन। मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि की प्रधानता है, निर्धनता व्यापक है, पूंजी की कमी है, तो इस अत्यधिक जनसंख्या है। तो ये परंपरागत विशेषता है जो इसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। उसी अब आगे आइए, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना इसके पास है, विविधीकृत अर्थात विभिन्न उद्योगों का एक विस्तृत जो है औद्योगिक आधार इसके पास है, सेवा क्षेत्र और निर्यात में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के तत्व है। तो ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्या, राज्य बजट की विशेषता है। तो बजट प्रतिवर्ष आता है और सवाल भी इससे पूछा जाता है। तो राज्य बजट की प्रमुख विषय, देखिए 2023 में सवाल आया है इसका कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में अधोसंरचना के प्रोत्साहन के लिए क्या प्रयास किए गए या क्या प्रावधान किए गए, वर्णन कीजिए। 12 नंबर का सवाल है, 2023 में पूछा गया है। अब 2024-25 का बजट है जो 2024 में पूछा जाएगा या पूछा जाने की संभावना है। तो मुख्यतः 3 सवाल इसके बनते हैं। एक तो सीधे सीधे सवाल 12 नंबर का है, तो उत्तर प्रदेश के बजट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन या विवेचना कीजिए। दूसरा सवाल बनता है, उत्तर प्रदेश के 2024-25 के बजट में आधारभूत संरचना के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो ये भी 12 नंबर का सवाल आपका बन जाएगा। इस उत्तर प्रदेश के बजट 2024 को देखने से लगता है एक सवाल इसमें और बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि एवं किसानों के विकास प्रोत्साहन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, विवेचना कीजिए। तो ये 12 नंबर का सवाल आ सकता है। तो इस तरह तीन संभावित सवाल राज्य बजट के बारे में बनते हैं। अब नेक्स्ट आइए, बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा या अधोसंरचना, बहुत नाम आप सुने होंगे इसका, क्या होती है। तो अधोसंरचना या बुनियादी ढांचे से आशय उन मूलभूत प्रणालियों, संरचनाओं और सुविधाओं से है जो किसी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास का मूल है। अर्थात वे आधारभूत या मूलभूत संरचनाएं और सुविधाएं
जिनके बगैर किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसको हम बुनियादी ढांचा कहते हैं, अधोसंरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। इसके डिटेल को अगर देखते हैं तो जो आधारभूत संरचना के नाम से जिसको हम संबोधित करते हैं, मुख्यतः 4 भाग इसके होते हैं। एक तो होती है भौतिक आधारभूत संरचना। भौतिक आधारभूत संरचना में क्या आता है? परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और मनोरंजन, ये भौतिक आधारभूत संरचना है। नेक्स्ट आइए सामाजिक आधारभूत संरचना। इसमें क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, न्यायिक सेवाएं, सुधार सेवाएं, ये आ जाती है। तीसरा भाग है इसका संगठनात्मक अधोसंरचना या आधारभूत संरचना। इसमें क्या आता है? मुख्यतः संगठन अर्थात सरकारी विभागों के संगठन, उनकी वो किस आधार पर नापी जाती है? उनकी सक्षमता, प्रभावकारिता और पारदर्शिता। तो ये है संगठनात्मक आधारभूत संरचना। अब नया युग आ गया, डिजिटल युग, तो डिजिटल अधोसंरचना का भी बड़ा महत्व। तो इसमें क्या आता है? इंटरनेट, क्लाउड सेवाएं, साइबर सुरक्षा, तो ये सब इसमें ब्रॉडबैंड सेवाएं, ये सब इसमें आ जाती है। अब इसमें एक सवाल आया हुआ 2020 में, इसमें एक जो है सवाल आया हुआ है 2020 में कि उत्तर प्रदेश में आधारभूत या बुनियादी ढांचे के विकास में क्या बाधाएं हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं, उनका वर्णन कीजिए। ये 12 नंबर का सवाल 2020 में पूछा। ओके, तो ये स्थितियां जो है इसकी हैं। अब इसमें सवाल क्या बन सकता है? अधोसंरचना पर सीधे सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास की प्रमुख चुनौतियां क्या है और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। ये 12 नंबर का एक सवाल ये बन सकता है। नेक्स्ट सवाल बन सकता है 12 नंबर का या 8 नंबर का कि सामाजिक आर्थिक विकास में अधोसंरचना के महत्व का वर्णन या विवेचना कीजिए। ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है भौतिक संसाधनों का महत्व। अब ये भौतिक संसाधन क्या होते हैं? एक तो भूमि संसाधन है, दूसरा जल संसाधन है, तीसरा जैव संसाधन है। जैव संसाधन में क्या? वनस्पतियां, वन, दूसरा जंतु संसाधन है, तीसरा पशुधन का संसाधन है, उसके बाद खनिज संसाधन है और आधारभूत संरचना का संसाधन है। तो ये सवाल 125 शब्द या 200 शब्द का बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भौतिक संसाधनों के महत्व का वर्णन या विवेचना कीजिए। तो भूमि संसाधन, जल संसाधन, जैव संसाधन अकूत मात्रा में है हमारे पास। पठारी भाग जो उत्तर प्रदेश का है, खनिज संसाधनों में काफी अधिक समृद्ध है। मैदानी भागों में यदा कदा खनिज पाए जाते हैं और आधारभूत संरचना विश्व स्तरीय बन रही है। तो यही सब बातें इसमें लिखी जाएंगी। नेक्स्ट आइए फिर आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में है उत्तर प्रदेश का वाणिज्य, व्यापार और उद्योग। वाणिज्य क्या होता? वाणिज्य से आशय उस संपूर्ण प्रक्रिया से है, अर्थात कहां से शुरू होती है? वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य के अंतर्गत आती है। तो इस तरह कोई सीधा सवाल वाणिज्य पर बनता दिखाई नहीं पड़ता है। अब आते हैं व्यापार पर। तो व्यापार बने वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो उत्तर प्रदेश का जो व्यापार है दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो अंतरराज्यीय व्यापार है, अर्थात उत्तर प्रदेश जो दूसरे राज्य हैं भारत के उनसे क्या क्या मंगवाता है, आयात करता है, क्या क्या उनको भेजता है। तो इस पर 125 शब्द या 200 शब्द का सवाल बन सकता है। दूसरा क्या है? निर्यात, अर्थात उत्तर प्रदेश बाहर के देशों को क्या क्या भेजता है। तो इस पर भी 200 शब्दों का 125 शब्द का सवाल बन सकता है। नेक्स्ट बात आ जाती है उद्योग पर। तो ये बड़ा टॉपिक है, सवाल भी इससे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 2023 में सवाल आया हुआ कि उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के महत्व का वर्णन कीजिए। ये 8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। ये 8 नंबर का सवाल है, 2021 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए तथा इसके मार्ग की बाधाओं का वर्णन कीजिए। ये 12 नंबर का सवाल है, ये 2021 में पूछा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों का वर्णन कीजिए और अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को रेखांकित कीजिए। ये 8 नंबर का सवाल है, 2021 में पूछा गया। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, तो औद्योगिक आधार पर ये सवाल ढेर सारे बन रहे। तो ये तो दूसरी यूनिट आपकी हो गई। अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3 पर। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित माने योजनाबद्ध विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी अर्थात जन कल्याण में वृद्धि करने वाली योजनाएं क्या है, परियोजनाएं क्या। तो योजना क्या होती है, देखिए, न्यूनतम संसाधनों तथा के साथ न्यूनतम समय में अधिकतम प्रभावकारी तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो रणनीति है उसी को हम योजना कहते हैं। अर्थात न्यूनतम समय और न्यूनतम व्यय में अधिकतम प्रभावकारी तरीके से लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति योजना। परियोजना, योजना बड़ी चीज होती है, परियोजना इसी की एक इकाई होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की सिंचाई योजना का वर्णन कीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जो जो काम हो रहे हैं सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन फिर इसकी कोई इकाई, इस सरयू विकास परियोजना का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ये परियोजना हो गई, तो परियोजना योजना की इकाई हुआ करती है। नियोजित विकास माने योजनाबद्ध विकास, अर्थात इसका आशय ये है, सिलेबस में जो कुछ दिए हुए है कि पंचवर्षीय योजनाओं के समय उत्तर प्रदेश में क्या विकास, किस तरह का विकास हुआ, उसकी सफलताएं क्या रही, असफलताएं क्या रही। तो ये ऐसे मानव संसाधन, मानव संसाधन के से आशय मानव के उस ज्ञान तथा कौशल से है जिसके कारण मानव उत्पादकता उच्च होती, उसको मानव संसाधन कहते हैं। कौशल, किसी कार्य को दक्षता पूर्वक संपादित करने की जो योग्यता है वो कौशल कहे। अब इसमें सवाल किस तरह से बनेंगे, तो एक तो सवाल ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं या उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा समाज पर उनके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो ये 2020 में ये सवाल पूछा कि क्या योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में और वो समाज पर या उत्तर प्रदेश के समाज या जनसंख्या जनता पर क्या प्रभाव डाल रही है। तो इस तरह की ये स्थिति हो जाएगी। कौशल विकास पर तो 2023 में ही पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद नीति के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो 8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया। उसके बाद पिछले वर्ष उसके 2023 के पहले सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मुख्य उद्देश्यों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 12 नंबर का सवाल यहाँ पर आया हुआ है। योजनाबद्ध विकास, तो उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास की सफलताओं तथा असफलताओं का वर्णन कीजिए। इस तरह का ये सवाल 200 शब्दों का 12 नंबर का यहाँ पर पूछा जा सकता। तो ये तो स्थिति। अब हम आते हैं यूनिट 4 पर। उत्तर प्रदेश में निवेश या इन्वेस्टमेंट, इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं और इनका समाज पर या उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये मुद्दा शब्द बार बार पूरे सिलेबस में आ रहा है। देखिए मुद्दा क्या होता है, मुद्दे से आशय कोई भी ऐसी समस्या कोई भी ऐसी समस्या या मामला जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता, अर्थात कोई भी गंभीर समस्या या गंभीर मामला जो ध्यान को आकर्षित करना चाहता है, ध्यान आकर्षण किया जाना जिस पर आवश्यक है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, उसको हम कहते हैं मुद्दा। तो उत्तर प्रदेश में निवेश के मुख्य मुद्दे, अड़चने, बाधाएं, समस्याएं जो भी आप कह लीजिए वो क्या है। ये 12 नंबर या 8 नंबर का सवाल तो एक यही बन जाता है। अब इन बाधाओं को या बाधाएं क्या, इन मुद्दों को दूर करने के लिए क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो 12 नंबर का सवाल ये भी बन जाता है। उत्तर प्रदेश में जो बढ़ता निवेश है इसके उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वर्णन कीजिए। ये 12 नंबर या 8 नंबर का सवाल ये यहाँ पर बनता है। यही सवाल 3 इसमें बनते, इसी में पूछ देता। जैसे 2023 में उसने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को
आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या क्या पहलें की है उनका वर्णन कीजिए। ये 12 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया है। छोटी यूनिट है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। तो लोक वित्त नीति क्या है? लोक माने जनता, जनता का वित्त माने पैसा, तो जनता के पैसे की नीति लोक वित्त नीति कहलाती है। तो लोक वित्त नीति अर्थात तो सरकारी जो खजाना है, सरकारी जो पैसा है या जनता का जो पैसा है उसका जनता के या सरकार के आय तथा व्यय के प्रबंधन की नीति को हम लोक वित्त की नीति कहते हैं। तो सरकार की आय और सरकार के व्यय का प्रबंधन कहाँ किया जाता है? बजट में। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार की बजट नीति है। ओके, तो ये चीज जो बजट नीति है वो बजट में उसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं, तो इसमें अलग से बहुत सवाल नहीं बनता। बस इतना संरचनात्मक रूप से कभी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोक वित्त नीति के प्रमुख घटकों का वर्णन विवेचना कीजिए। 200 शब्द या 125 शब्द में यही पूछा जाए। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी, अर्थात वह नीति जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय तथा कराधान का प्रबंधन कर आर्थिक वृद्धि और रोजगार को प्रोत्साहित करती है। मनी सप्लाई कम या ज्यादा करती रहती है, उसको लगता है आर्थिक वृद्धि बहुत ज्यादा है और अर्थव्यवस्था हीटअप होती चली जा रही है, बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करती है? वहीं पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है, सरकारी खर्चे कम कर दिए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को थोड़ा स्लो किया जा सके, धीमा किया जा सके। तो इस तरह से सरकार जो है आर्थिक तबाही से बचा लेती है। जब सरकार को लगता है कि आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और मुद्रा सप्लाई भी उतनी नहीं, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है, तब क्या करती है सरकार? इंटरेस्ट रेट को या ब्याज दरों को कम करवा देती है, सरकारी खर्च बढ़ा देती है। जब बैंकों की ब्याज दरें कम होती हैं तो निजी पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा पूंजी उठा के वहां से लोन लेके अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। तो सरकारी निवेश बढ़ा, प्राइवेट निवेश अर्थव्यवस्था में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और करों पर छूट देती, टैक्स पर उद्योगों को या अन्य मुद्दों पर सरकार छूट देती तो और प्रोत्साहित होते। तो करों पर छूट मिल गई, सरकारी निवेश बढ़ गया, प्राइवेट निवेश बढ़ गया, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतियां तेजी से बढ़ने लगती है, आर्थिक वृद्धि दर बढ़ जाती, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते। और जिस समय हीटअप अर्थव्यवस्था होती तो वहां इसका उल्टा कर देती। तो ये है राजकोषीय नीति। अब देखिए, बजट घाटा होता है और राजकोषीय घाटा होता है। बजट घाटा है, लोक वित्त घाटे का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि राजकोषीय घाटा का होता है। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का प्राथमिक सूचक माना जाता है। तो बजट घाटा बराबर सरकार की आय माइनस सरकार का व्यय। बजट घाटा सदैव शून्य ही होता है क्योंकि सरकार चाहे जहां से कोई पैसा कमाए उसको आय में ही जोड़ दिया जाता है। जैसे सपोज दैट उत्तर प्रदेश का सरकार की जो व्यय है वो 100 करोड़ रुपया है, माइनस आय 100 करोड़ हो गए। लेकिन ये जो आय जोड़ी गई है बजट में या लोक वित्त में जो आय जोड़ी गई है या बजट घाटा में जो आय जोड़ी गई है पूरी आय है। इसमें सच्चाई क्या है? 80 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स वैक्स कर राजस्व गैर कर राजस्व के माध्यम से मिले जो उसकी अपनी आमदनी है, प्लस 20 करोड़ रुपया सरकार ने उधारी लेके लगाया हुआ, लेकिन उसको भी आय में जोड़ा जाता। तो इस तरह से बजट में हानि लाभ नहीं होता, जीरो पर हमेशा बजट हुआ करता है। अब राजकोषीय जो घाटा है वो अलग होता है। ये भी है क्या? सरकार की आय माइनस व्यय। तो जो सरकार का व्यय माइनस सरकार की आय। तो अगर व्यय 100 करोड़ रुपए का है, अब सरकार की जो आय है वो 80 करोड़ तो आय है, प्लस 20 करोड़ क्या है? ऋण भार। तो अलग से जुड़ता है, जो उधारी सरकार लेती है वो आय में उसके नहीं जोड़ा जाता। यही बजट घाटे और राजकोषीय घाटे में अंतर है। मान लो 20 करोड़ रुपया ऋण भार। ऋण भार का मतलब क्या है? वर्तमान में सरकार ने जो उधारी ली है वो इसी ऋण भार में शामिल है। भूतकाल में सरकार ने जो उधारी ली है, तो सरकारें जो लोन लेती है किस्तों में अदा करती है, तो एक साल में कितनी किस्तें जाएंगी वो भी तो आमदनी से ही, आय से ही तो जाएंगी ना।
तो ये पूरा पूरा जो ऋण भार है वो इसमें राजकोषीय घाटे में अलग से प्रदर्शित किया जाता है। तो सरकार पर कितना ज्यादा ऋण है, सरकारी आय का कितना बड़ा हिस्सा ऋण सेवा में चला जाता है। तो इस तरह से सरकार अर्थव्यवस्था का के स्वास्थ्य का संकेत देता है राजकोषीय घाटा। अब इसमें राजकोषीय घाटे में क्या, राजकोषीय नीति में क्या सवाल बनते हैं कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, राजकोषीय नीति के प्रकार क्या होते हैं, राजकोषीय घाटा का महत्व तो बता। तो इस तरह तीन पहलू हैं, तीनों पहलू मिला के कोई 200 शब्द का सवाल पूछा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में कर सुधारों का वर्णन या विवेचना कीजिए, ये 200 या 125 शब्द का अलग से सवाल आ सकता है। नेक्स्ट सवाल ये आया था, उत्तर प्रदेश में कर एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन या विवेचना कीजिए, ये 200 शब्द का अलग से सवाल आ सकता है। फिर है उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण नीति है एक जिला एक उत्पाद की नीति। इतनी ज्यादा सफल हुई है ये कि भारत सरकार ने भी इसको लागू कर दिया इसकी नकल करके, लेकिन अभी तक यूपी में पूछ ही नहीं गई, यहाँ पूछे जाने की संभावना है। इसमें एक प्रोडक्ट जो है हर जिले का यूपी का छांटा गया है। यूपी में बहुत लघु उद्योग, बड़े कौशल पूर्ण लोग हैं, हुनरमंद, तो अपना अपना हर जिला लगभग 1 या 2 प्रोडक्ट के लिए फेमस है। उन्हीं प्रोडक्ट को ले लिया गया, सरकार प्रोत्साहन दे रही है। घरेलू बाजार में भी उनकी मांग बढ़ाने की कोशिश हो रही है, निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। संक्षेप में यही एक जिला एक उत्पाद नीति है। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में नव्यकरणीय ऊर्जा तथा गैर नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन। तो नव्यकरणीय माने रिन्यूएबल, माने ऐसे ऊर्जा संसाधन जो अक्षय हैं, समाप्त नहीं होते, एक बार उपयोग कर लीजिए दोबारा पैदा हो जाते। जैसे इसमें नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और पनबिजली है। गैर नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनको एक बार आप उपयोग करेंगे तो ऊर्जा दे देंगे, उसके बाद सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं, दोबारा उनका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। तो वर्तमान में प्रदूषण को कम करने हमारे पास कोई इतना पेट्रोलियम या उच्च गुणवत्ता का कोयला तो है नहीं कि जब आत्मनिर्भर है, और भी ज्यादा सरकारें प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर हो, कैसे, नव्यकरणीय ऊर्जा के द्वारा। तो देखिए अब इसमें तो बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से सरकारें काम कर रही हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं। 2023 में सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए सरकार की वर्तमान पहलों तथा भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। 12 नंबर का सवाल है, 2023 में पूछा गया जैव ऊर्जा पर। इसी तरह 2021 में सवाल पूछा गया 12 नंबर का, उत्तर प्रदेश में सौर जो संयंत्र है उनकी वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता बताइए। व्यवहार्यता माने फिजिबिलिटी बताइए उनकी कि कितनी व्यवहारिक है, कि ऐसा ना हो कि बहुत पैसा लग जाए उनमें उतना लाभ न दे पाए, ये चीज। तो वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए तथा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो 12 नंबर का सवाल ये आया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 7 पर। उत्तर प्रदेश की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना, छोटी यूनिट है ये। जनांकिकी अर्थात डेमोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में इसको, अर्थात जनसंख्या विज्ञान, अर्थात जनसंख्या के लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन। अब जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन ये करती कैसे, तो इसमें देखती जनसंख्या की आयु संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, लिंग संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, जनसंख्या की वैवाहिक स्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, जनसंख्या की व्यावसायिक स्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, किस व्यवसाय में कुशल अकुशल में लोग लगे हुए, जनसंख्या की जो शिक्षा की स्थिति है उसका वैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा की स्थिति का ये जो है वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो लिंग संरचना हो गई, शिक्षा हो गई, जनसंख्या की जन्म दर का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, जनसंख्या की मृत्यु दर का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो देखना ना, तो यही बहुत बड़ा भाग यही बना देता है जनांकिकी। अब हम आते जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत जब कहते हैं हम कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत केवल 3 पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
अर्थात लोगों की कुल संख्या कितनी, लोगों का घनत्व कितना है, अर्थात प्रति इकाई कितने लोग निवास कर रहे हैं, और जनसंख्या का वितरण किस तरह का, भाई कहीं घनत्व ज्यादा कहीं कम है तो वितरण असमान हो जाएगा ना। तो वितरण कितना है, 3 पहलू यही अध्ययन की जाती है, इसमें कोई अलग से सवाल नहीं बनता। जनगणना अर्थात जनसंख्या के आंकड़ों को जुटाना और उन आंकड़ों का प्रसार करना, अर्थात सबको देना कि भाई ये आंकड़े, इसी को हम जनगणना कहते हैं। तो जनसंख्या और जनगणना में अलग से कोई सवाल बनता दिखाई नहीं पड़ता, जो कुछ सवाल बनेगा ये जनांकिकी से ही बनेगा। तो इसमें क्या पहलू बनते हैं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण, उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका वर्णन विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि प्रारूप अर्थात मॉडल क्या है, हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती जा रही, मॉडल क्या है, तो मॉडल क्या है, जब देश स्वतंत्र हो गया, लोगों की कुछ क्रय शक्ति बढ़ी, सरकार ने बहुत ध्यान दिया, तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफी उन्नत हो गई, उसके कारण जो जन्म दर है उसमें, जो मृत्यु दर है उसमें बहुत विकट कमी आ गई है, जन्म दर में लेकिन उतनी कमी आई नहीं, तो बहुत कम मृत्यु दर, अपेक्षाकृत ऊंची उच्च दरीय मॉडल और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है हमारी चली जा रही है। और ये जो जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप है हमारा, इसको नियंत्रित करने में महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है, इतने पहलू, इन्हीं में किन्हीं 2 पहलुओं को जोड़कर कोई सवाल 12 नंबर का 8 नंबर का वो बना सकता है। इसमें 2019 में एक सवाल आया हुआ है 8 नंबर का, कि उत्तर प्रदेश के जनसंख्या वृद्धि प्रारूप का वर्णन कीजिए तथा इसे नियंत्रित करने में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो महिलाएं अगर शिक्षित होगी तो जनसंख्या नियंत्रण उपायों तक उनकी पहुंच ज्यादा होगी, जब ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण उपाय अपनाएंगी तो जनसंख्या नियंत्रण होगा। महिलाएं आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त अगर होंगी तो अपनी देह पर उनका अधिकार होगा, उस अधिकार के अंतर्गत जब वो चाहेंगी तो बच्चा पैदा करेंगी, जब चाहेंगी तो नहीं पैदा करेंगी, और इस तरह महिलाओं को जब ये अधिकार मिल जाता है तो जनसंख्या में भारी कमी आती ही आती है। पूरी दुनिया के अनुभव है, उत्तर प्रदेश कोई अनोखा नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। तो ये व्यवसायिक कृषि, एक तो जीवन यापन कृषि होती है, मतलब अब कृषि क्या पैदा करती है, तरकारी, अनाज, तो ये सबको जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो स्वयं के उपभोग के लिए जब कृषि की जाती है तो उसको हम जीवन यापन कृषि कहते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो वो यहाँ नहीं है सिलेबस में, है क्या, कृषि का व्यवसायीकरण अर्थात व्यवसायिक कृषि है। दूसरे तरह की कृषि होती है बाजार के लिए फसलों का हम उत्पादन करते हैं स्वयं के उपभोग के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी जैसे जैसे आर्थिक दृष्टिकोण प्रधान होता जा रहा, कृषि का व्यवसायीकरण बढ़ता चला। तो उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन किस तरह का, यही बात कही गई है। अब इसमें देखिए क्या बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण संबंधी प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, क्या क्या प्रवृत्तियां सामने आ रही है, अच्छी बुरी दोनों है। तो ये 12 नंबर का सवाल आपका ये बन जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के में कृषि के व्यवसायीकरण के संदर्भ में सरकारी प्रयासों का वर्णन विवेचना कीजिए। दूसरा सवाल 12 नंबर का बन गया। तीसरा, उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण से संबंधित चुनौतियों का वर्णन विवेचना कीजिए। ये 12 नंबर का तीसरा सवाल बन गया। चौथा, उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण के संबंध में सुझाव दीजिए। तो ये भी 12 नंबर या 8 नंबर का सवाल बन जाता है। तो यही 4 तरह के सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृषि फसलों का उत्पादन। तो इसमें भाई अलग से जैसे कुछ हो तो उनके उत्पादन की बात हो जाती है, या खाद्यान्न वगैरह जहाँ उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है वो चीज हो जाती है। जैसे 8 नंबर में 2023 में सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मिलेट मिलेट का शोर मचा हुआ, तो 2023 में 8 नंबर का सवाल ये पूछ लिया गया। यहाँ पर 2 सवाल इससे पूछे गए, 8 नंबर का, एक 12 नंबर का। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। 12 नंबर में क्या सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 किस प्रकार कृषि निर्यातों को प्रोत्साहित करती है
वर्णन कीजिए। तो 12 नंबर का ये 200 शब्द का सवाल 2023 में पूछा गया। इसके पहले 2021 में एक सवाल आया 8 नंबर का कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो सही बात है, 8 नंबर का सवाल ये 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट यूनिट 9, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति या नवीन वन नीति। ये 2017 में नवीन वन नीति आई, तब से और कोई नई घोषित तो नहीं हुई है। तो छोटी सी यूनिट है, इसमें 3-4 तरह के सवाल बनते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति या वन नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 200 नंबर या 100 या 200 शब्द या 125 शब्द। दूसरा, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति किस प्रकार वन संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। 125 शब्द का ये बन गया। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति किस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। तीसरा सवाल ये बन गया 125 शब्द का। चौथा, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति किस प्रकार वनवासियों के अधिकारों को प्रोत्साहित करती। तो ये 4 पहलू है इसकी। अभी सवाल इससे पूछा तो नहीं गया, आगे हो सकता है पूछ दिया जाए जो स्थिति है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 10 पर। तो उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सामाजिक वानिकी। कृषि वानिकी माने कृषि फसलों के साथ साथ वानिकी अर्थात वनों या पेड़ों का प्रबंधन, इसको हम कहते हैं कृषि वानिकी। काफी प्रचलित है, सरकार पूरा जोर लगा रही। तो मतलब खेत है, किसानों ने मेड़ों पर पेड़ लगा दिए। कहीं क्या करते हैं किसान, मेड़ों पर भी पेड़ लगाते हैं, बीच बीच में बड़ी बड़ी क्यारी टाइप करके 1-2 कतारें खेत के बीच में भी लगा देते हैं। इसी को हम कृषि वानिकी कहते हैं। बहुत हला सफल हो नहीं पाई हमारे यहाँ। दूसरी है सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी से आशय क्या है, कृषि वानिकी भी इसमें शामिल हो जाती है। इसका आशय क्या है, जो सब सामुदायिक अर्थात ग्राम सभा की भूमि पड़ी हुई है बेकार, सरकारी भूमि जो पड़ी हुई है रेल की पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे या अन्य जो भूमियां पड़ती सरकारी भूमियां पड़ी हुई है, तो उनमें वनारोपण करना अर्थात वृक्ष लगाना, ये है सामाजिक वानिकी। तो जब यहाँ इतनी ढेर सारी सरकारी भूमि पर वन लगाए जाएंगे, तो जो स्थानीय जनसंख्या है उसको उन्हीं वृक्षों से उसको लकड़ी भी मिल जाएगी, भोजन भी मिल जाएगा, चारा भी मिल जाएगा, है कि नहीं, रेशे भी मिल जाएंगे और जैविक खाद भी मिल जाएगी। इस तरह से जो पहले से वन हमारे खड़े उन पर बोझ कम हो जाएगा। तो ये चीज है। इसमें सवाल भी सामाजिक वानिकी में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रमुख पहले इनिशिएटिव्स और रणनीतियां क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। 12 नंबर का सवाल ये 2023 में सामाजिक वानिकी पर आया हुआ है। अभी में है क्या सामाजिक वानिकी का अर्थ, सामाजिक वानिकी के प्रकार, ये पहलू है इसके। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयास, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी की चुनौती है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव। तो ये 5 पहलू है, इन्हीं में कोई न एक सवाल आ जाता है। ये चीज। नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 11 पर। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं एवं उनका समाधान। तो कृषि विविधता विभिन्न प्रकार की कृषियां क्या की जाती है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कई मौसम होते हैं, उस हिसाब से कृषि मतलब खेती होती है। अभी देखिए रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें हैं, अलग अलग फसलें कि नहीं है। तो ये कृषि विविधता, इसमें 125 शब्द या 200 शब्द का एक सवाल बनता है। नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में कृषि की प्रमुख समस्याओं या चुनौतियों का वर्णन कीजिए। दूसरा पहलू इसका, उत्तर प्रदेश में कृषि समस्याओं के समाधान के लिए किए जाए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, इस तरह से पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि समस्याओं के समाधान के संबंध में चल रहे सरकारी प्रयासों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावकारी सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह के सवाल आएंगे। जैसे एक सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से संबंधित, जो भूमि का जल है बहता रहता है भूमि पर, भूजल के उपयोग के संबंध में प्रमुख चुनौतियों एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये
8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया है। इसमें एक सवाल और बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर का सवाल ये आ सकता है। या कृषि की समस्याओं में एक बड़ी समस्या कृषि उत्पादकता की। उत्तर प्रदेश की कृषि निम्न कृषि उत्पादकता के लिए जानी जाती है। तो इस तरह ये सवाल पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में निम्न कृषि उत्पादकता के क्या कारण है, विवेचना कीजिए। 8 नंबर का सवाल ये बन सकता है। ये नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट 12 पर। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास सूचकांक। अब ये सूचकांक क्या होता है? किसी चर माने आंकड़ा जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता, उसको चर कहते हैं। तो किसी चर या चर समूह की तुलनात्मक सांख्यिकीय जो माप है उसको हम सूचकांक कहते हैं। तो तरह तरह के सूचकांक प्रचलित है। मानव विकास का सूचकांक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, शिक्षा सूचकांक है, स्वास्थ्य सूचकांक है, लैंगिक अंतराल सूचकांक है, जीवन की गुणवत्ता सूचकांक है। तो इसमें मेंस का सवाल बनेगा कैसे? एक ही सवाल इसमें बन सकता है कि विभिन्न सूचकांकों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 8 नंबर या 12 नंबर का ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो ये तो हेडिंग है। अब भूगोल में क्या, भौगोलिक स्थिति। तो इसमें क्या उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, कितने अक्षांशों कितने देशांतरों के बीच है, ये चीज है। लंबाई चौड़ाई इसकी, तो ये आता इसमें सवाल लगता वक्ता नहीं है, तो इसको हटाइए। दूसरा उच्चावच। उच्च माने ऊंचा, अवच माने नीचा। तो समुद्र तल से जो उत्तर प्रदेश की का स्थल खंड है, ऊंचाई नीचाई उसकी किस तरह से है, तो इसमें भी कोई सवाल बनता दिखाई नहीं पड़ता। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की उच्चावच संरचना। अब ये महत्वपूर्ण, इसका मतलब पूछ रहा उत्तर प्रदेश के कितने, उत्तर प्रदेश का जो स्थल खंड है इसमें कितने भौतिक प्रदेश है। तो एक तो उत्तर में ध्रुव पश्चिम में क्या है, पहाड़ी प्रदेश है, शिवालिक के फुटहिल्स है, फिर भाबर है, फिर तराई है, फिर मैदान है, दक्षिण पूर्व का पठार है। यही तो क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र। एक सवाल भी इसमें 2021 में आया हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए और भाबर तथा तराई क्षेत्रों की विशेषताएं बताइए। 12 नंबर का सवाल 2021 में आया हुआ। उत्तर प्रदेश की जलवायु बहुत तो नहीं, महत्वपूर्ण एक सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्णन कीजिए। वैसे बहुत दुर्बल टाइप सवाल बनता है, जाने दीजिए। सिंचाई बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत व्यापक है ये, ओपन इंडेड टाइप है। को 300 सवाल तैयार करें तो को एक मिले या ना मिले, ये मुद्दा होता है। अब 2023 में पूछा है 8 नंबर का सवाल, जो उत्तर प्रदेश में जो निचली गंगा नहर परियोजना है इसके विशेषताओं और महत्व पर प्रकाश डाली। ये 8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये 12 नंबर का सवाल 2020 में पूछा गया। तो सिंचाई वाला ढीला मामला है, बहुत सवाल तैयार करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सॉलिड मामला खनिज। 2023 में सवाल पूछा गया, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व का वर्णन कीजिए। 12 नंबर का सवाल है। भाई खनिज यूपी में हमारे पैदा कहाँ पाए जाते, बुंदेलखंड क्षेत्र वो पठारी क्षेत्र वहां पाए जाते, और ये सोनभद्र मिर्जापुर है यहाँ पाए जाते। तो यही तो क्षेत्र है। ये सवाल पूछा गया, काफी कपटी टाइप सवाल है। खनिज जरूर बहुत है बुंदेलखंड में, लेकिन बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास में खनिजों का कोई योगदान वगैरह रहा नहीं है, और खनिजों के होने के कारण लूट खसोट बहुत बड़ी बुंदेलखंड की, और उसकी हानि ही हुई है, बाकी प्रदेश का भले लाभ हुआ हो। तो इस तरह का उल्टा उत्तर हो जाता है। अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली में वाहिद जल की प्रणाली क्या उत्तर प्रदेश की, इसमें नदियां आ जाती है। तो ये चीज है, तो नदियों की प्रणाली पूछ रहा है, इसकी कोई खास बात है नहीं। एवं वनस्पति, ये जो वनस्पति वाला मामला है ये यूनिट 18 में वनस्पति अलग से, ये दोहराव है, इसको यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 14, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। छोटी यूनिट है लेकिन महत्वपूर्ण यूनिट है।
2023 में भी सवाल पूछा गया है 12 नंबर का इससे कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्य जीव अभयारण्यों के पारिस्थितिक महत्व का वर्णन या विवेचना कीजिए। 2023 में पूछा गया। अब राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तर प्रदेश में एक ही है, दुधवा। बाकी वन्य जीव अभयारण्य ढेर सारे हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या है? दोनों के दोनों ये आरक्षित क्षेत्र है। अंतर बाह्य दृष्टि से कुछ नहीं। अगर हम उद्यान के बाहर और अभयारण्य के बाहर रहते, अंतर कहाँ है? इन उद्यानों अभयारण्यों के क्षेत्र के अंतर्गत जो वनवासी रहते हैं उनके अधिकारों के संबंध में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान के आरक्षित क्षेत्र में जो वनवासी रहते हैं उनको अन्य कोई आर्थिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं होती। वे उस पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन वन्य जीव अभयारण्यों के अंतर्गत जो वनवासी वहां रहते हैं अंदर, तो उनको कई आर्थिक गतिविधियों को करने की अनुमति होती। जैसे सूखी लकड़ी अपना इकट्ठा कर लेना, उससे खाना वाना पकाना, अपने पशुओं को चराना, थोड़ी बहुत कृषि कर लेना, तेंदुपत्ता वगैरह, शहद वगैरह ये सब इकट्ठा कर लेना, तो इस सब की अनुमति होती। तो यही दोनों में अंतर होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह वनवासियों को कोई भी अनुमति नहीं दी जाती जिससे परितंत्र की कोई भी हानि हो। तो ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य वाला मामला है। एक सवाल और पहले इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित चुनौतियों का वर्णन या विवेचना कीजिए। ये 8 नंबर का सवाल 2020 में आया था। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 15 पर। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, तो किस तरह के परिवहन तंत्र है? एक तो सड़क परिवहन तंत्र है, दूसरा रेल परिवहन तंत्र है, तीसरा वायु परिवहन का क्षेत्र है, चौथा मेट्रो का क्षेत्र है, नेक्स्ट नौ परिवहन है, मतलब जलीय परिवहन है जी। ये यहाँ इलाहाबाद से लेके वहाँ हल्दिया तक जो जाता है जल मार्ग नंबर 1, और उसमें स्टीमर वगैरह जहाज वगैरह शुरू हुए माल ढोने वाले। तो ये तरह की इस तरह की इसमें सवाल कैसे बनेंगे? सड़क परिवहन है तो सड़क पहलू कैसे? सड़क परिवहन के उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन के ढांचे का वर्णन कीजिए। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन को उन्नत करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। दूसरा पहलू हो गया। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। चौथा पहलू, उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन को उन्नत करने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत कीजिए। यही जो 4 पहलू हैं यही सारे परिवहनों में लागू हो जाते हैं। और जो मुख्य परिवहन है हमारे वो सड़क परिवहन है और रेल परिवहन ज्यादा महत्वपूर्ण। थोड़ा नौवहन पर ध्यान दे लीजिएगा। बस यही स्थिति है और सवाल इससे पूछे जाते हैं। जैसे 2023 में 8 नंबर का सवाल पूछा गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लाभों का वर्णन कीजिए या उसके लाभों को गिनाइए। 8 नंबर का ये सवाल है। तो ये चीज है। तो ये परिवहन तंत्र वाला मामला है। अब आ जाइए यूनिट 16 पर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास। देखिए यूनिट 2 में हम लोग पढ़े थे उद्योग और औद्योगिक विकास, तो दोहराव है ये। तो यूनिट 2 का दोहराव है ये, तो दोबारा हम क्यों पढ़ेंगे? दूसरा, शक्ति संसाधन। अभी यूनिट 6 में हम लोग पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश में नव्यकरणीय तथा गैर नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना तथा प्रबंधन। तो यूनिट 6 में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा हम क्यों पढ़ेंगे? नेक्स्ट, एवं अधोसंरचना। देख रहे यूनिट 1 में हम अधोसंरचना भी पढ़ चुके। तो ये जो भी यूनिट 16 में दिया हुआ है ये दोहराव दिया हुआ है बस। तो हम इस सबको जब पढ़ चुके हैं तो दोबारा हम इसको क्या क्यों पढ़ेंगे? ये बात है। नेक्स्ट आइए यूनिट 17 पर। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरणीय मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इसके कार्य। तो इसमें किस तरह सवाल बनते हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रदूषण संबंधित मुद्दों का वर्णन विवेचना कीजिए। 12 नंबर का सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो ये 3 पहलू बन रहे हैं। या और कोई सरकारी आदेश वगैरह जारी हुआ, जैसे 8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या है? ये 8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया है। तो ये चीज है।
नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इसके कार्य। तो ये तो सीधा सीधा जब पूछा जाएगा तो 200 तो में पूछा जाएगा और नंबर भी मिल जाएंगे आपको, ये चीज है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। एक तो मृदा संसाधन है। तो मृदा संसाधन में क्या पहलू है इसके? एक तो पहलू ये बनता है उत्तर प्रदेश में मृदाओं की, उत्तर प्रदेश का मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए या उत्तर प्रदेश में मृदाओं के प्रकार बताइए। 200 नंबर का 200 शब्द का सवाल ये बनता है। दूसरा उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और मृदा अपरदन के कारण बताइए। ये दूसरा सवाल बन जाएगा 200 शब्द का। तीसरा सवाल उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए, तीसरा पहलू बन जाएगा। नेक्स्ट है जल संसाधन है। तो वही सवाल इसमें 8 नंबर का पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के भूजल संसाधनों, उत्तर प्रदेश के भूजल संसाधनों के उपयोग से संबंधित समस्याओं या चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो 8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया। फिर वायु प्रदूषण की बात तो यदा कदा आती रहती है, प्रदूषण में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। वायु संसाधन वो तो है ही है। अब वन संसाधन, तो अभी वन हम अलग से पढ़ चुके थे नवीन वानिकी नीति में। अब यहाँ पर क्या सवाल बनता है? एक तो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के वनों का वर्गीकरण कीजिए, 125 शब्द या 200 शब्द। दूसरा उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन को बढ़ाने के लिए जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं उनका वर्णन कीजिए। तो वन पर यही चीज, घास के मैदान जितने थे हम सब पर खेती करते, हमने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए, इनका कोई खास मतलब नहीं है। अब यहाँ आर्द्र भूमियां मतलब नम भूमियां, जो झील छिछली झीलें हैं, लगातार पानी उनमें आता है, दलदल बन जाती है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में ढेर सारी। तो उत्तर प्रदेश की आर्द्र इसके क्या पहलू हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियां बताइए। उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संबंध में सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से 3 पहलू ये हो गए। चौथा पहलू ये हो गया उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत कीजिए। 4 पहलू है, इन चारों में प्रत्येक पहलू पर 200 शब्द या 125 शब्द का सवाल बन सकता है। तो ये चीज जो है। तो ये है मामला। नेक्स्ट देखिए यूनिट 19 उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान संबंधी मुद्दे। ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या सवाल बन सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रमुख मुद्दों का वर्णन विवेचना कीजिए। 200 शब्द का सवाल तो यही सीधे यहाँ पर बन रहा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्य की एक कार्य योजना घोषित की गई है, तो वो भी पूछ सकता 2023 में अलावा उसको पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के संबंध में सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सक्षम सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से ये 3 पहलू है, इनमें किसी पर भी 12 नंबर या 8 नंबर का सवाल बना सकता है। सुझाव का 8 नंबर हो जाएगा, बाकी तो 12 नंबर के हो जाएंगे। इसमें से एक 2023 में पूछ लिया है 8 नंबर में। तो उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल मिशनों का वर्णन कीजिए। तो ये 8 नंबर का सवाल 2023 में पूछा है। इसी तरह मौसम वाले में आइए। उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान संबंधी मुद्दों या चुनौतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। तीसरा उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ये सब 200 शब्द के बन रहे हैं। अब इसका केंद्र कहाँ है? मौसम पूर्वानुमान का जितना गड़बड़ झाला है, केंद्र है लखनऊ में। तो 2023 में यही बात पूछी उसने कि उत्तर प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान के संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित कीजिए। 12 नंबर का ये सवाल आया हुआ है 2023 का।
अब नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास। अधिवास माने अधिकृत आवास, माने आवास किसका? वन्य जीवों का आवास। अब आवास क्या होता है? जैसे आप कहते हैं आपका घर है ये, कहीं भी बाहर जाते हैं फिर कहाँ आते हैं? घर। क्यों आते हैं घर? बाहर चले जाए? नहीं होता ऐसा। क्यों? कोई भी जीव, किसी जीव के जीवित रहने के लिए जो जहां सबसे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उसी स्थल को उसका आवास कहते हैं, इसीलिए वहीं पर रहता है। आपके जीवन के लिए सबसे अनुकूल स्थितियां आपके घर में है तो ये आपका आवास हो गया। इसी तरह वन्य जीव है, तो जिस जीव के जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल स्थितियां जिस स्थान पर होती है उस स्थान को उसका आवास कहा जाता है। वन्य जैव विविधता संरक्षण या जैव विविधता विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आवासों का विनाश हो रहा है पूरी तरह से प्राकृतिक जीवों के, इसीलिए आवास को अलग से दिया गया है। हालांकि बहुत मुश्किल काम है इस पे अलग से सवाल पूछा जाए। 125 शब्द में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीवों के प्रमुख अधिवासों का वर्णन कीजिए, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। तो कोई स्थानीय जैव समुदाय, जैसे तालाब का जैव समुदाय है ना, तरह तरह जैव माने उसमें पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। तो कोई स्थान, किसी निश्चित स्थान पर वास करने वाले सभी पौधों और जंतुओं को सामूहिक रूप से जैव समुदाय कहते हैं। ठीक है? तो तालाब है तो तालाब का जैव, तो स्थानीय जैव समुदाय अपने भौतिक पर्यावरण, जहां वो रह रहा है वहीं तो भौतिक पर्यावरण, जलवायु भूमि सब होगा, तो भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके जिस तंत्र का निर्माण करता है जिससे जैव समुदाय को स्थिरता निरंतरता प्राप्त हो सके, ऐसे अंतर क्रियात्मक तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र के दो पहलू यहाँ सिलेबस में दिए गए, एक तो है इसकी संरचना और दूसरा है इसका कार्य, तीसरा आला समायोजन भी है। हाँ देखिए संरचना में क्या है, इसमें जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संरचनात्मक ढांचा किया गया कि इसके दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। उसके बाद क्या होता है, खाद्य श्रृंखला होती है इसमें, खाद्य जाल होता है इसमें, पोषण स्तर होते हैं इसमें, 1 2 3 शाकाहारी मांसाहारी सर्वोच्च मांसाहारी, इस तरह करके यही सब बातें इसकी संरचना में आ जाएंगी। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना बताइए तो 200 शब्द का ये सवाल अच्छा खासा यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट है कार्य कि जो इकोसिस्टम है पारिस्थितिक तंत्र क्या कार्य करता है, इसको इकोलॉजिकल इनर्जेटिक्स कहा जाता है। क्या कार्य करता है ये? सौर ऊर्जा को रासायनिक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण कर देता है। इस भोजन को कौन? पेड़ पौधे भी खाते हैं। उसके बाद इसको शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं। इस तरह से पूरा पूरा ये धंधा प्रकृति का चलता रहता है, जीवन को निरंतरता प्राप्त होती है। तो ये है कार्य इसका। इसके साथ साथ तमाम और कार्य करता है ये पारिस्थितिकी सेवाएं देता है। कैसे? जब पानी वर्षा, एक तो वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, तो वर्षा को आकर्षित करता है पारिस्थितिक तंत्र। जब पानी बरसता है तो भूमि के नीचे जल संचय ये कर लेता है, वायु को स्वच्छ करता है, जल को स्वच्छ करता है ये। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है सेवाएं इसकी पारिस्थितिक तंत्र की, इसको हम पर्यावरण या पारिस्थितिकी सेवाएं कहते हैं। तो कार्य पर भी एक सवाल 200 शब्द 125 शब्द का बन रहा है। नेक्स्ट है समायोजन, इसको कहते हैं होमियोस्टैसिस। बड़ा टेक्निकल स्थितियां हैं, सिलेबस में रख तो दिया लेकिन सवाल नहीं पूछा जाएगा इससे, तो इसको हटा देते। अब आइए जीव, देखिए यहाँ रिपीट करें, जीव तो हेडिंग है तो अलग से जीव पर कोई सवाल नहीं। जंतु एवं वनस्पतियां दो ही तरह के तो जीव होते हैं। अब यहाँ इसके कहने क्या मतलब, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में कितने तरह की जंतु जातियां पाई जाती है, इसको अंग्रेजी में फना कहा जाता है। तो फना ऑफ यूपी, इंग्लिश में लिखा भी है फना ऑफ यूपी। इसी तरह से वनस्पतियों की जो प्रजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती है उसको कहा जाएगा फ्लोरा ऑफ यूपी। तो अंग्रेजी के सिलेबस में लिखा भी है फ्लोरा ऑफ यूपी। तो ये क्या, फना एंड फ्लोरा ऑफ यूपी। इसमें दोनों मिला के 100-200 शब्द का सवाल बन जाएगा। अलग अलग पूछेगा तो 125-25 शब्द का बनेगा सवाल। यही फना क्या है यूपी का, फ्लोरा क्या है यूपी का, ये दो ही पहलू और कुछ इसमें बनता नहीं है।
तो ये हैं स्थितियां इसकी। ओके, तो ये चीज है। अब इसमें जैसे सवाल पूछा गया इस यूनिट से महत्वपूर्ण तो है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विजन प्लान 2030 क्या है, कैसे हम अपने स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करें। तो ये 2023 में 8 नंबर का सवाल पूछा गया है। एक सवाल और भी 2021 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पर्यटन सर्किटों, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पर्यटन सर्किटों के पारिस्थितिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये सवाल 8 नंबर का 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं यूनिट 21 पर। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। तो ढेर सारे मुद्दे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, फर्जीवाड़ा यूपी में बहुत होता है। तो ये चुनौतियां, और जो कोई भी थोड़ा बहुत ज्ञान किसी तरह से हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कर पाते हैं, वो जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाता है, लोगों को लाभ नहीं हो पाता। ये दोनों तरह की समस्या है, वही इसमें इसने दे दिया। अब यहाँ क्या, एक तो सवाल ये बनता है उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी के प्रमुख मुद्दों का वर्णन या विवेचना कीजिए। नेक्स्ट सवाल ये बनता है उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी के मुद्दों के समाधान के लिए सक्षम सुझाव दीजिए। तो 3 सवाल यहाँ बन रहा है, 3 में कोई एक सवाल 12 नंबर को पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रसार का भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों के प्रसार से संबंधित मुद्दों या चुनौतियों या समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, ये इसी का पहलू है कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के प्रसार के संबंध में सरकारी प्रयासों, प्रसार की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन या विवेचना कीजिए। तो 2 पहलू इसमें ये बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन, तो एक सवाल इसमें आया हुआ है 2023 में, 12 नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के उद्देश्य और लक्ष्य समूह क्या है। तो नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रम मतलब नवीन विचार, जैसे नवीन सेवाएं, नवीन उत्पाद पैदा होते हैं। तो ये नवाचार प्रोत्साहन के संबंध में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मुख्य तो ये नवाचारों को बढ़ावा देना। और लक्ष्य समूह क्या होंगे इनके, किसान, उद्योगपति, छात्र, यही तो है लक्ष्य समूह। तो ये चीज और लक्ष्य समूह क्या है, यही बात ये पूछ रहा है। नेक्स्ट आते यूनिट 22 पर। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा पौध क्या, पेड़ उत्पादन होगा यार, पेड़ उत्पादन, आर्बोरी कल्चर है, पेड़ उत्पादन, इसको ठीक कर लेना। आई एम सॉरी, ये गलत लिख गया मुझसे। पेड़ उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन, तो ये एक एक करके लीजिए। मत्स्य पालन क्या है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन से संबंधित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। 4 पहलू हो गए, इन्हीं 4 में कोई एक पहलू पूछ लेगा, 200 शब्द या 125 शब्द में। ये मत्स्य पालन, अंगूर का उतना है नहीं, अभी शराब की फैक्ट्री लगाए हुए, कुछ अंगूर अभी 2-4 से लगाना शुरू किए, तो अभी जल्दी अंगूर वाले में कुछ नहीं होगा। कोई पेरिस जैसा अंगूर थोड़े यहाँ पैदा हो जाए, कोशिश कर रहे हैं सब। नेक्स्ट आता रेशम उत्पादन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश अपनी खपत का केवल 1% रेशम उत्पादित करता है, शेष बाहर से हमें आयात करना पड़ता। ये बड़ी विपत्तिकारी स्थिति है। तो रेशम उत्पादन क्या है, उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन या विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन से संबंधित चुनौतियों का वर्णन या विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के संबंध में सक्षम सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो 4 पहलू है, इनमें 200 शब्द 125 शब्द का सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है फूल उत्पादन, तो फूलों का उत्पादन, तो फूलों का उत्पादन किस लिए, एक तो फूल देवताओं मंदिरों में चढ़ाए जाते, उत्तर ढेर सारे मंदिर है। दूसरा, इनका आसवन करके
इनसे इत्र वगैरह निकाला जाता है। इसके लिए तीसरा, कई फूलों की पंखुड़ियां मिठाई वगैरह में पड़ती हैं। चौथा, गुलाब जल जैसे है तो गुलाब के पौधे से वो गुलाब जल बनाया जाता है। तो कई पहलू हैं इनके। तो उत्तर प्रदेश में पुष्प उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन विवेचन आज काफी प्रयास हुए जा रहे हैं। कन्नौज में सरकार ने इत्र फैक्ट्री लगवाई है। लखनऊ के पास बेंथरा है, वहां इत्र फैक्ट्री लगी हुई है। फिर वाराणसी और अयोध्या के बीच में ढेर सारे पुष्प फूल उत्पादन के क्लस्टर बनाए गए, उनको ढेर सारी सब्सिडी और सुविधाएं दी जा रही। तो काफी प्रयास हो रहे हैं। तो पुष्प उत्पादन के सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रमों का वर्णन विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में पुष्प उत्पादन संबंधित चुनौतियों का वर्णन विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में पुष्प उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो ये 3 पहलू बनते हैं। 12 नंबर का सवाल बन सकता है हर एक पहलू से। नेक्स्ट आइए, हाँ, पुष्प उत्पादन की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में जितना पुष्पों का उपभोग हम करते हैं फूलों का, उसका केवल 40% यूपी में पैदा होता है। शेष 60% बाहरी राज्यों से हमें आयात करना पड़ता है। तो इस तरह पुष्प उत्पादन को प्रोत्साहित करके उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। नेक्स्ट है बागवानी। बागवानी क्या है? भोजन के लिए, दवाओं के लिए, सजावट के लिए या अन्य उद्देश्यों के लिए पौधों का उत्पादन और उनका रख रखाव। अभी कहेंगे फसल भी तो यही होती है ना, दोनों में अंतर। ये जो बागवानी है, जिसे नाम है बाग इसका, ये जो उपजें हैं भोजन की, दवा की, सजावट की, ये किससे मिल रही है? पेड़ों से या झाड़ियों से? अब कृषि फसलें जैसे गेहूं धान है, वो क्या होते हैं? घास होते। ये दोनों का अंतर है। तो पेड़ों और झाड़ियों का उत्पादन और रख रखाव, जिससे कि हमें जो भोजन है, जो दवाएं हैं, जो सजावट है और अन्य उद्देश्य प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र बहुत छोटा है, किंतु उत्तर प्रदेश का जो राज्य जीडीपी है, कौन सा? संपूर्ण नहीं, कृषि व संबंधित क्षेत्र का जो राज्य जीडीपी है, उसमें 25% हिस्सा बागवानी का है। अब उत्तर प्रदेश में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। 2023 में 12 नंबर का सवाल इसी से पूछा हुआ है कि राज्य में बागवानी विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं की चर्चा कीजिए। 12 नंबर का सवाल 2023 में पूछा हुआ है। तो ये चीज है। अब इसमें क्या, बागवानी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयास, राज्य में बागवानी विकास से संबंधित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, राज्य में बागवानी विकास को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में सक्षम सुझाव दीजिए। ये 3 पहलू, इन्हीं 3 में 12-12 नंबर के सवाल हर एक पहलू से बन सकते हैं। अब ये पौध नहीं है, ये पेड़ उत्पादन है, तो ये अर्बोरी कल्चर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव क्या? तो हर जगह हम बता गए। मत्स्य उत्पादन का महत्व, क्या उत्पादन का महत्व होगा? निचले स्तर पर है, ग्रामीण पृष्ठभूमि की है, ग्रामीण लोगों की आमदनी जिनकी सबसे कम है, उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। वहां बेरोजगारी की सबसे भीषण संकट, वहां रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो उत्तर प्रदेश के विकास में यही तो प्रभाव। तो महत्व, तो मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश के लिए मत्स्य पालन का महत्व, ये बात आ गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश के लिए रेशम पालन का महत्व या रेशम उत्पादन का महत्व। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पुष्पीय कृषि का महत्व। तो यही चीज है। उत्तर प्रदेश में बागवानी का महत्व है सबका एक जैसा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की इनकम को बढ़ाते हैं, इस तरह अमीर गरीब की खाई को कम करते हैं, संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये बाद में जोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। नेक्स्ट आइए, अंतिम यूनिट हमारी यूनिट 23, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो नाम आप लोग सुने होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है ये? इससे आशय है किसी सरकारी इकाई और किसी निजी इकाई के बीच एक वाणिज्यिक, वैधानिक, दीर्घकालीन संबंध, जिससे कि सरकारी इकाई और निजी इकाई दोनों की जो शक्तियां हैं, उनके संयुक्त लाभ हम प्राप्त कर सके, जिससे जनता और प्रदेश का विकास प्रोत्साहित हो सके। ये है पूरी रणनीति।
अब जो सरकारी इकाई है वो अपने में चलती तो घाटे में चली जाती, इसकी शक्तियां क्या है? तो बहुत शक्तियां इसकी होती है। एक नीतिगत ढांचा इसके पास, जो सरकार ने नीति बनाई है उसमें उसको भी स्थान दी है, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो पूरा पूरा ढांचा है। दूसरा, नीतिगत अनुशंसाएं, रिकमेंडेशन है कि ऐसा ऐसा काम करो तो तुम्हें ये प्रोत्साहन मिलेगा। तो लाइसेंस या वाइसेंस की जरूरत है नहीं, अलग से प्रोत्साहन मिलेगा। निजी कंपनी इससे साझा कर लेती है तो नीतिगत ढांचा रहेगा, कोई छापा नहीं पड़ेगा। नीतिगत अनुशंसाएं हैं, जो भी जहां भी जाएंगे तुरंत खटाखट सारी परमिशन मिल जाएंगी। तीसरी चीज क्या है? वित्तीय स्रोत, वित्तीय प्रभाव होते हैं इसके। जब सब सरकारी काम सरकारी तरीके से हो रहा, बैंक भी कहाँ अधिकतर सरकारी है, जैसे ही कंपनी पहुंचेगी तुरंत लोन ग्रांट हो जाएगा। ये इसकी शक्ति है। भूमि अधिग्रहण, सरकार सबसे बड़ी गुंडा होती है, सरकारी कंपनी है तुरंत भूमि अधिग्रहण करवा लेगी, ये इसकी शक्तियां होती है। निजी इकाई की क्या शक्तियां? तो निजी इकाई की उच्च तकनीकी दक्षता होती है, उच्च उत्पादकता होती है, जोखिम प्रबंधन की बेहतर क्षमता होती है और नवाचार की क्षमता होती है, ये इसकी क्षमता होती है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के ढेर सारे तरह के मॉडल चल रहे हैं, जिसमें अलग से 200 शब्द का सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के विभिन्न मॉडलों का वर्णन या विवेचना कीजिए। और सार्वजनिक निजी जो साझेदारी है वो बड़ी व्यापक होती चली जा रही है। तो अब क्या सवाल इसमें बन सकते हैं? देखिए, पहला तो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी के विभिन्न मॉडलों का वर्णन या विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन या विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को के संबंध में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उनका वर्णन विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो ये 4-5 पहलू हैं, इन्हीं में 12 नंबर का सवाल प्रत्येक पहलू से बन रहा है। 2023 में पूछा नहीं गया, लेकिन अब आगे बड़ा महत्वपूर्ण। ओके, ये हमने सिलेबस एनालिसिस की सेवा आपको भाई दे दी अपनी तरह से, इसको देखिएगा, मेरा मूल्यांकन कीजिएगा, जिस तरह लगे अपना सब्सक्रिप्शन लाइक और कमेंट करिएगा। अब ये सेवा तो हमारी पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जिस तरह की सेवाएं हम आपको शिक्षण प्रशिक्षण की देंगे, उसके लिए हम सिलेबस शुरू करते हैं। क्योंकि एक एक पेपर के जो 5वां पेपर आपका जो 6वां पेपर है, इसके 3-3 4-4 जैसे हमें लगेगा वो वीडियो हम बनाते हैं, इसमें पूरा सिलेबस तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा एक तरफ से तो हम नहीं चल सकते, जो जो टॉपिक हमें जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण लगेंगे तो एक बानगी या सैंपल के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर हमारे बैच 6 जनवरी से जब शुरू होंगे तो सिलेबस फिर एक तरफ से शुरू किया जाएगा। ओके, थैंक्स।